और आज केमिस्ट्री क्लास 10th केमिस्ट्री बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं। 10th क्लास की केमिस्ट्री का प्रथम अध्याय, पहला चैप्टर जो हमारा है कौन सा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और ये पूरी एक लेक्चर की सीरीज चलेगी आपकी कंटिन्यूअसली। फिजिक्स के लेक्चर्स तो हम अपलोड कर ही रहे हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आज से अपलोड करना शुरू हो जाएंगे और कल से जहां तक है या परसों से आपका मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली ये सेशन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को मिलाकर चलता रहेगा। चलिए तो शुरू करें। फर्स्ट मजा आएगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर के नाम से शुरू करो। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इफ समबडी आस्क यू बेटा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या बोलोगे? चलो याद करो, अपने थोड़ा बचपन में जाओ, बचपन याद करो। बचपन में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़े थे शायद 7th क्लास में, सही है गलत? हाँ, 7th क्लास में बेटा आपने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े होंगे 7th या 8th में। तो याद करो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। एक ऐसा चेंज जिसमें ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, जिस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, जिस चेंज के होने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को ऐसे तोड़ दूं तो तोड़ने से क्या होगा, ये कैसा चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। इसमें इस मार्कर की लेंथ में चेंज हुआ है और जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा जोड़ सकते हैं, या टूटने के बाद इसने अपनी पहचान नहीं खोई है, टूटने के बाद भी अभी भी ये मार्कर ही है, तो ऑब्जेक्ट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, वही रहता है, कोई नई चीज नहीं बनती है। फिजिकल चेंज होने पर कोई नया सबस्टांस, कोई नई चीज नहीं बनती है। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है? केमिकल चेंज बेटा जी ऐसा चेंज होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टी को ही खो देता है, अपनी आइडेंटिटी को ही खो देता है, उसकी पहचान ही खो जाती है और कुछ नया सबस्टांस बनता है। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले भैया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो क्या बताओगे? आंसर है जब दो या दो से ज्यादा सबस्टांस आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा सबस्टांस क्या करते हैं बेटा, आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और कुछ नया सबस्टांस बनाते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। So what is chemical reaction, my dear students? You can write what is chemical reaction. You can say a process, ये प्रोसेस होता है जिसमें in which two or more, जिसमें दो या दो से ज्यादा substance, two or more substance chemically react, two or more substance chemically react to form a new substance, to form a new substance, जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टांस केमिकली रिएक्ट करते हैं और कोई नया सबस्टांस बनाते हैं। ऐसे प्रोसेस को बेटा जी, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। सो दैट इज माय केमिकल रिएक्शन। सही है। एक केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि भैया ये कोई सबस्टांस है ए, ये कोई सबस्टांस है बी, ए और बी कोई दो सबस्टांस हैं, ये आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में केमिकली रासायनिक तरीके से ये जुड़ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और कोई नया सबस्टांस बना रहे हैं सी या डी। समझ रहे हो? तो ए और बी दो सबस्टांस है, वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और कोई नए सबस्टांस सी और डी बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल हमने ले लिया। एग्जाम्पल जैसे बेटा अगर आप ले लो कि जो कार्बन है आपका, क्या है? कार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन CnH2n+2, ये एक आपका हाइड्रोकार्बन है कोई भी, जब ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, है ना, तो क्या बनाएगा? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन CnH, अरे अगर तुम्हें हाइड्रोकार्बन नहीं पल्ले पड़ रहा है कोई बात नहीं, अभी इसको मत लो, इसको थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं।
एक सिंपल सी रिएक्शन ले लो, कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहे हो, सिंपल सी रिएक्शन। जैसे जब सोडियम बेटा मेटल है आपका, जब वो रिएक्शन करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, इस तरह से। तो क्या दिख रहा है, दो रिएक्टेंट, दो चीजें, दो सबस्टांस आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और कोई दो नए सबस्टांस बना रहे हैं। तो ए और बी दो सबस्टांस रिएक्ट करके सी और डी कोई दो नए सबस्टांस बना रहे हैं। अब ये सबस्टांस जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, इनको रिएक्टेंट कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है, इनको रिएक्टेंट कहा जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, वो सबस्टांस जो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, इनको रिएक्टेंट कहते हैं। और ये वो सबस्टांस हैं जो रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं, जो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से बन रहे हैं। और ये जो नए सबस्टांस फॉर्म होते हैं, इनको प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। बात समझ में आ रही? The substance which react in a chemical reaction are called reactant, and the substance which are formed during the chemical reaction are called product. Easy है, बोलो पल्ले पड़ रहा है। एग्जाम्पल हमने कहा, जैसे ये ले लो, एग्जाम्पल आपका हो गया, पहला एग्जाम्पल आपका यहाँ हो गया। तो इसमें सोडियम और वाटर ये दोनों रिएक्टेंट हैं जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं और कोई दो नए सबस्टांस बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो ये ए बी और वो सी डी। अब जरूरी नहीं है कि दो ही सबस्टांस रिएक्ट करके दो ही प्रोडक्ट बनाएंगे, हो सकता है कि दो से ज्यादा रिएक्ट करें और खाली एक ही प्रोडक्ट बनाए। सिंपल। या हो सकता है यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट हो, यहाँ दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए, सब कुछ संभव है। हमने बस एक जनरल बात करी है कि इस तरफ वालों को जो रिएक्ट करेंगे इनको रिएक्टेंट कहेंगे, इस तरफ वाले को जो बनेंगे उनको प्रोडक्ट कहेंगे। अब वो एक, दो या तीन कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। बड़ी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए इसी वाले केमिकल रिएक्शन को ले लो। ये जो केमिकल रिएक्शन थी, यहाँ पर क्या था बेटा, जब सोडियम रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाई हाइड्रोजन गैस। अब इसी केमिकल रिएक्शन को अगर मुझे लिखना है तो अगर वर्ड्स में इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि भैया व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब बहुत ही लंबा पड़ेगा। तो वर्ड्स की फॉर्म में किसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लिखते हैं तो ये बहुत ही लेंथी हो जाता है। तो किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो शॉर्टकट तरीका होता है, क्या तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका जो होता है किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे ये है, बात समझ में आ रही है? एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो शॉर्टकट मेथड होता है, इसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं किसके, रिएक्शन के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखो, एक ऐसा शॉर्टकट मेथड जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उस शॉर्टकट मेथड को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो यहां लिख लें बेटा, यहां लिख लें केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यहां लिख लें कि व्हाट इज माय केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज माय केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, अ शॉर्टकट मेथड। क्या? अ शॉर्टकट मेथड टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, टू राइट अ शॉर्टकट मेथड टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, इन विच रिएक्टेंट, एक ऐसा मेथड है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये जो है हमारे आर एक्सप्रेस्ड इन देयर केमिकल
सिंबल्स इन देयर केमिकल सिंबल्स। एक ऐसा शॉर्टकट मेथड है बेटा ये जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बेटा क्या करते हैं, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? इस शॉर्टकट मेथड को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। सही है, सही है। जैसे कि एग्जांपल हमने क्या ले लिया, एग्जांपल हमने जैसे लिया था कि सोडियम जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। एक बड़ा ही आसान सा बच्चों वाला, कार्बन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना। कि जब नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करती है हाइड्रोजन गैस से तो वो बनाती है अमोनिया NH3। क्लियर है? तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशंस के एग्जांपल हो गए, बड़ी अच्छी बात है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन और ये होता है केमिकल इक्वेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए अब ये केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है? तो आंसर है केमिकल इक्वेशन बेटा हमारे दो तरह की टाइप होती है ना, दो टाइप की होती है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा सा इनकी बातें कर लेते हैं, है ना। तो क्या बता रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है बेटा आपकी, क्या केमिकल इक्वेशन जो है ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सही है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो आंसर है ऐसी, जैसे इस तरह, इसको देखो बेटा, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट हमारे कार्बन और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? आंसर है एक कार्बन है। प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। रिएक्टेंट में भी एक कार्बन, प्रोडक्ट में भी एक कार्बन। बड़ी अच्छी बात है। रिएक्टेंट में दो ऑक्सीजन चेक करो और प्रोडक्ट में भी दो ऑक्सीजन। तो यानी जितने एटम ईच एलिमेंट के यहाँ पर रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम ईच एलिमेंट के यहाँ प्रोडक्ट में हैं। तो जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट आर इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऐसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम क्या हो, बराबर हो। हर एक एलिमेंट के, जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम क्या रहे बेटा, दोनों तरफ बराबर रहे। जितने रिएक्टेंट में रहे उतने ही प्रोडक्ट में रहे। ऐसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए क्या कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of each element are equal in reactant and product, तो भैया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या रहे, बराबर रहे हर एक एलिमेंट के। ऐसे को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। एग्जांपल मैंने क्या बताया, इस कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लो, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एग्जांपल मैंने क्या बताया बेटा, एग्जांपल ले लिया हमने जैसे कि जब मैग्नीशियम को रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है MgO। ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 इसे 2Mg कर दो। देखो यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, दो। एक मैग्नीशियम और इसको दो से मल्टीप्लाई, दो मैग्नीशियम है। यहाँ कितने मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम। कितने ऑक्सीजन बेटा, यहाँ पे दो ऑक्सीजन। यहाँ कितने ऑक्सीजन, देखो दो ही हैं। 2MgO का मतलब क्या है कि एक MgO और एक और MgO। ठीक है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, कितने ऑक्सीजन हो गए, दो ऑक्सीजन। मैग्नीशियम भी दो और ऑक्सीजन भी दो हो गए। तो यानी ये बैलेंस्ड है, जितने रिएक्टेंट में हैं एलिमेंट के एटम्स उतने ही प्रोडक्ट में है ना। ऐसे हम बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं जितना चाहो। ठीक है। अब कमी दो यार, CaO प्लस CO2 टेंस टू CaCO3 कि जब CaO को बेटा हम बोलते हैं क्विक लाइन, तो जब क्विक लाइन को हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ एक कैल्शियम है, यहाँ एक कैल्शियम है। ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पर है,
2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 और 2 3, यहाँ भी कितने 3। कार्बन की बात करो, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन। तो यानी जितने एटम इस तरफ हैं हर एक एलिमेंट के, उतने ही एटम इस तरफ भी हैं हर एक एलिमेंट के। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर आ रही बात, समझ में आ रही है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें बस क्या ना हो, बराबर ना हो, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम बराबर ना हो, उसको अनबैलेंस्ड कहेंगे। यानी क्या लिखोगे आप? सिंपल टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of each element are not equal in reactant and product, are not equal in reactant and product, इसको unbalanced कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल हमने ले लिया बेटा कि जैसे यही ले लो कि हमने यहाँ N2 plus H2 tends to NH3, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन जरा ध्यान से देखो। यहां पर नाइट्रोजन के कितने एटम है बेटा? 2 एटम है। यहां नाइट्रोजन का एक ही एटम है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, मामला ही बिगड़ गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, मामला बिगड़ गया। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट बराबर नहीं है, यानी ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है बेटा, क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सोडियम Na प्लस ऑक्सीजन O2 टेंड्स टू सोडियम ऑक्साइड Na2। तो यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, मामला बिगड़ गया। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन, मामला बिगड़ गया। तो ऐसी केमिकल इक्वेशंस को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं होते। क्लियर है? अब ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, इसको जरा ध्यान से देखो। एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले लो, देखना जरा बात समझना। हमने कोई भी एक इक्वेशन इसमें से रैंडमली उठा ली, कोई भी उठा लो, ठीक है। तो मैंने ले लिया भैया, मान लो ये पहली वाली क्या है? N2 plus H2 tends to NH3। इस रिएक्शन में, रिएक्टेंट में, यहाँ जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो बेटा? मास कैलकुलेट करो। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? सॉल्व करो भाई। ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। याद करो पवन पुत्र, अपनी शक्ति को याद करो बेटा, 9th में हमने पढ़ा है। नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है? 14। कितने हैं इसके एटम? 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 14 2 जा 28, 1 2 जा 2, कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30U। तो इतना मास आ गया रिएक्टेंट का। यू ले लो। अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो मोलर मास निकालने के लिए ग्राम हो जाएगा, है ना। मॉलिक्यूलर मास को यू में निकालते हैं, यूनिफाइड मास, और मोलर मास को ग्राम में निकालते हैं। तो चलो हम मोलर की बात कर लेते हैं। तो इतने 30 ग्राम मास है रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का बेटा मास निकालो, कितना होगा? यहाँ पर मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट निकालो, मास ऑफ प्रोडक्ट निकालो, कितना है? नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू कितने? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 14 प्लस 3 कितना? 17 ग्राम। तो रिएक्टेंट में हमारे पास 30 ग्राम मास था, प्रोडक्ट में कितना बचा? 17 ग्राम, यानी बचा कितना? 13 ग्राम। ये 13 ग्राम कहां गया भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद करो 9th क्लास का। 9th क्लास में बेटा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, जो ये बताता है कि जितना मास रिएक्शन के पहले होगा उतना ही मास रिएक्शन के बाद होगा। मास ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? रिएक्शन से पहले 30 ग्राम था, रिएक्शन के बाद 17 ग्राम बचा, मतलब 13 ग्राम क्या हो गया? डिस्ट्रॉय, कहीं चला गया, बर्बाद हो गया क्या? अगर भाई हम इस रिएक्शन को सही माने, अगर हम इस इक्वेशन को सही माने, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है। लेकिन वो तो नियम है, वो तो लॉ है, लॉ गलत नहीं होता है। तो अगर वो लॉ गलत नहीं है, इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन ही क्या है बेटा? गलत है। हमारी इस इक्वेशन के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है? अनबैलेंस्ड। तो याद रखिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होता। ठीक है? वो
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो ताकि इस पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर सकें, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम सेटिस्फाई कर सकें, ऐसा करने के लिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि भैया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते ही क्यों हैं, क्यों जरूरी है अनबैलेंस को बैलेंस करना? तो आंसर क्या हो जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। क्लियर है? तो मजा आ रहा है बेटा? पल्ले पढ़ना है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया। अब जरा यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन तो यही है, हमारे एग्जाम में आपसे पूछता है, बहुत बार पूछता है कि why it is necessary to balance a chemical equation। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। समझ रहे बात को? तो इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन in order to satisfy तो in order to satisfy law of conservation of mass, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। यार अभी ना बिना बच्चों के पढ़ाने में इतना मजा नहीं आता है, ऐसे कोई बैठा नहीं है तो खाली बड़ा अजीब लगता है, तो वो इतना मतलब वो फीलिंग नहीं आ पाती है अपने अंदर। क्लासरूम में तो मुझे देखते हो, क्लासरूम में मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। एक काम करो यार, चैनल्स को सब लोग सेटिस्फाई बता रहे हैं, देखो सेटिस्फाई आ गया, सब्सक्राइब करो यार चैनल को सब लोग, अपने अपने ग्रुप में अपने अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो, जल्दी से फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लाइव क्लास रख सकते हैं। लाइव क्लास में सब लोग एक साथ आओगे तो बड़ा मजा आएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मेरा भी मामला ये रहेगा कि भैया चलो सामने बच्चे बैठे हैं, चलो कुछ सुन तो रहे हैं मेरी बात को, अभी तो ये है बस बोलते जा रहे हैं। तो फटाफट से चैनल को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो बहुत जल्दी, हफ्ते भर में 5 दिन, अरे तुम लोग चाहो 2 दिन में हो जाएंगे। उसके बाद लाइव क्लासेस रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। फिलहाल चलिए बड़ी अच्छी बात है, तो इसलिए ये एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। तो अगर बैलेंस करना है तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, कैसे बैलेंस अगर करना है तो कैसे बैलेंस करें, कैसे, हाउ कैन वी बैलेंस एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है ना। अब देख रहे हैं वीडियो चल रही है, खाली बोले जा रहे हैं, चल तो रही भैया। सो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन मतलब ये एनसीईआरटी में कई सारे स्टेप्स दिए होते हैं, कई किताबों में बताया जाता है कि भाई पहले ऐसा करो कि रिएक्टेंट के एटम इधर लिख लो, प्रोडक्ट के एटम इधर लिख लो, और फिर बराबर करो सबसे ज्यादा डिफरेंस जिसके अंदर है। हम ये नौटंकी नहीं बता पाते हैं, देखो बात है ये, कारण ये है क्योंकि ये जो फॉर्मूला कैसे कह लो या मेथड जो भी कह लो, ये मेथड हमेशा अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया ये है कि क्वेश्चन देखो और अटैक करो, मैं समझाता हूँ, प्रैक्टिस करो बेटा, चुटकी में ऐसे होंगे, बंद करवाएंगे काहे मिला रहे हैं। अब तो जैसे कोई भी एक केमिकल इक्वेशन ले लो जो बैलेंस ना हो, ठीक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला मान लो कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने, कोई भी क्वेश्चन ले लिया, जैसे यही लेते हैं, क्या था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं बहुत ही आसान से शुरू करूंगा, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते रहेंगे। तो ये एक छोटी सी केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ देखो बेटा, कितने मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम,
कितने मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम। चलिए अच्छी बात। यहाँ कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। यहाँ कितने, 1 ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पर 2 है तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। अब इस ऑक्सीजन को 2 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर नहीं, कभी भी मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए यहाँ नहीं करनी है, कहाँ करनी है, हमेशा आगे। मल्टीप्लाई हमेशा कहाँ करना है बेटा, आगे करना है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं इनको, जो आगे लिखे रहते हैं इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आपको चेंज करना है, यहाँ पर कोई चेंजेस नीचे की तरफ नहीं करने होते। तो अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 1 ऑक्सीजन था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, बोलो आना। ठीक है, अगले स्टेप में, किस स्टेप में, अगले स्टेप में लिख देंगे हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टेंस टू MgO, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझना, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो चुके हैं और यहाँ तो एक ही मैग्नीशियम है, यहाँ 2 मैग्नीशियम है, तो इसको भी क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको अगले स्टेप में 2 से करो मल्टीप्लाई, तो 2Mg, बाकी सब ऐसा का ऐसा, प्लस O2 टेंस टू 2MgO। चेक करो, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। चलिए बड़ी अच्छी बात, मजा आ रहा है। इस तरह से क्लियर, इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर दिया। ऐसे ही और भी बहुत सारी इक्वेशंस हम लिख सकते हैं, 1 2 का बताएंगे क्या, लेते चलिए। हमने कहा भैया सोडियम जब रिएक्शन करता है, ठीक है, या सोडियम जोड़जन मान लो ऐसे कि चलो सोडियम ले लो, सोडियम जब रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से, तो वो बनाता है सोडियम सल्फेट। क्या बनाता है, वो बनाता है सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ये रिएक्शन होती है जब सोडियम रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो सोडियम सल्फेट और ये डाई हाइड्रोजन बनाता है। अब ये सब कैसे कैसे हो रहा है, सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कि ये क्या, अभी तो मान लो खाली बस पता है कि ये रिएक्शन दे रखी है, दैट्स ऑल। तुम्हें बस ये रिएक्शन दी हुई है और तुम्हें इसको बैलेंस करना है। तो शुरू करें बेटा, शुरू करें। चलिए, तो यहाँ सोडियम कितने, शुरू हो जाओ बस, ऐसे जो होगा देखा जाएगा। यहाँ सोडियम कितने, 1 सोडियम, यहाँ सोडियम कितने, 2 सोडियम। क्या करना है, ये 1 है वो 2 है, इसको 2 बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कि यहाँ पर, आगे 2 सोडियम, सही है। बाकी ऐसा का ऐसा लिख दो, Na2SO4 प्लस H2, बड़ी अच्छी बात है। अब अगला स्टेप देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2, वहां पर कितने हाइड्रोजन, 2, सल्फर यहाँ पे कितना, 1, कितने सल्फर यहाँ पे, 1, ऑक्सीजन 4, अरे वाह, ये तो बैलेंस हो गया एक ही बार में, एक ही स्टेप में क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी जिनको आपको बैलेंस करना होगा, तो वो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं करवा पाऊंगा। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी प्रॉपर रिएक्शन में जो आपको ना करने पड़े, तो वो आप हमें बता दीजिए, हम करवा देंगे, ठीक। क्या बता रहे हैं, चैप्टर्स खत्म होने के बाद, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, दोनों में ही चैप्टर खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आएंगे। उसमें आपको मैं ये सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगी, जो हमारी न्यूमेरिकल्स होंगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स उन्हीं न्यूमेरिकल्स के ऊपर वो सीरीज बेस्ड होगी आपकी, ठीक है। तो जो डाउट आप डिस्क्रिप्शन में या सॉरी कमेंट बॉक्स में आप जो भी डाउट अपने पूछेंगे, वो सारे डाउट्स हम आपको उस सीरीज में करवा देंगे, ठीक है। तो कोई डाउट अगर आपका होता है किसी पर्टिकुलर, तो उसको आप कमेंट कर दीजिए, हम करवा देंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो इस तरह से याद रखिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया जाता है। बहुत सारे हैं, क्लासेस में करवाते हैं। फिलहाल तो बस इतना ही, ठीक है। आगे हम करेंगे, प्रॉब्लम्स करते रहेंगे, घबरा भी रहेंगे, मस्ती में करते रहो यार, आसानी से हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, बैलेंस कर सकते हैं, सही है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा कंसेप्ट रहता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, चलिए फिर ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। पर ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, चैनल्स को फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ। लाइक नहीं करते, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, इडियट। लाइक खुद करते हैं, कुछ नहीं आता तुम लोगों को। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अब ये केमिस्ट्री की पूरी सीरीज चलती रहेगी, और साथ ही अभी आपकी मैथ की सीरीज भी हम शुरू करवा देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM
हम पढ़ाते हैं। पीसीएम आपका लगातार साथ के साथ चलता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करो भाई चैनल के साथ फटाफट। ओके बाय बाय।